बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स कोड 8612 यूनिट 8 सोसाइटी कल्चर एंड टीचिंग प्रोफेशन। तो इसमें हम सोसाइटी के कंटेक्ट से टीचिंग प्रोफेशन को और फिर कल्चर के कंटेक्ट से देखेंगे कि सोसाइटी में टीचिंग का क्या रोल है और कल्चर का। तो सबसे पहले आउटलाइन में क्या है कि ट्रेस द स्कोप ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट्स इन टीचिंग प्रोफेशन के स्कोप क्या है, सोशल कॉन्टेक्ट्स जो है सोसाइटी जो आपका माशरा है उसका टीचिंग प्रोफेशन में क्या जो है ना या सोशल इंटरेक्शन का क्या रिलेशन है। फिर अंडरस्टैंड करेंगे कल्चर प्रोविजन इन द प्रोफेशन ऑफ एजुकेशन के कल्चर क्या जो है ना वो प्रोवीन कर रहा है एजुकेशन के जो है ना प्रोफेशन में। और फिर पॉलिटिकल जो है ना सियासत का क्या रोल है। सोशल कंटेक्स्ट में ये है कि वो कहता है कि रिसर्चर ने ये प्रूव किया है कि कोई भी स्कूल की जो इफेक्टिवनेस है या किसी भी लर्निंग इन्वायरमेंट जो क्वालिटी है वो स्टूडेंट्स को कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से उनका नतीजा है उसके नतीजे में वो हमें मिलता है, मॉडिफाइड होते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स में। उनकी कोग्निटिव स्किल्स कैसी हैं, मोटिवेशनल बैकग्राउंड कैपेसिटीज़ क्या है कि उनके जो है ना वो मेंटली जहनी सालियत कितनी है और मोटिवेशनल कैपेसिटी यानी वो मोटिवेटेड कितने हैं, आपने गोल उनके कोई गोल्स हैं, कोई एम्स हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है कि उनका सोसाइटी में जो है ना या उनका इकोनॉमिकली क्या बैकग्राउंड है, किस क्लास से वो मिडिल है, मिडिल जो है ना वो क्लास है या वेरी जो है ना अमीर हैं, गरीब हैं, इस तरह। सोशल एंड कल्चर कैपिटल, तो फिर सोशल और कल्चर जो है ना वो कैपिटल कौन से आर आउट ऑफ कंट्रोल बाय द टीचर्स एंड स्कूल, जो टीचर और स्कूल के कंट्रोल से बाहर चीज़ें हैं उनके बारे में जो है ना सबसे पहले वो एक स्टूडेंट पे बड़ा उसका किरदार पे, उसके बिहेवियर पे, उसकी एजुकेशन पे बड़ा जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसकी जहानत कैसी है, वो मोटिवेटेड कितना है, उसका सोसाइटी या उसका इकोनॉमिकली क्या बैकग्राउंड है। फिर सोशल और कल्चर जो है ना वो क्या कैपिटल है, क्या निज़ाम है उनका। इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल कंटेक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब सोशल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, तो सबसे पहले जो सोशल इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बारे में, ये स्कूल में जो है ना सबसे ज़्यादा अगर इंटरेक्शन होता है तो वो स्टूडेंट और टीचर का आपस में होता है। तो उनका इंटरेक्शन बेटर करता है कि वो इंटरेक्शन किस तरह का है कि स्टूडेंट जो है ना और टीचर का एक अच्छा रिलेशनशिप है या जो है ना वो बस एक दूसरे से जो है वो तंग हैं या स्टूडेंट डरते हैं टीचर से। तो ये सोशल इंटरेक्शन जो है ना स्टूडेंट और टीचर का बड़ा मैटर करता है लर्निंग एजुकेशन में। गुड टीचर इनकरेज कंटैक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, तो जो अच्छे टीचर होते हैं वो स्टूडेंट के साथ और जो फैकल्टी के साथ, जो स्टाफ वगैरह उसके साथ जो है ना अच्छा रिलेशनशिप कायम रखते हैं, उनके साथ कंटेक्ट में रहते हैं ताकि जो है ना वो अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको जो है सॉल्व कर सकें या जो मसले मसाइल हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। डेवलप म्यूचुअली एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के साथ म्यूचुअली और कोलैबोरेट करते हैं यानी उनके काम में हेल्प करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको होमवर्क जो है ना उस तरह साइन करते हैं उनकी कैपेसिटी के मुताबिक उनके साथ, यानी जो म्यूचुअल है ना उनके दोनों का जिसमें बेनिफिट है वो ऐसे काम करते हैं। यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, तो एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। गिव्स क्विक फीडबैक देते हैं, अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम करता है उसको प्रेज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। फिर जो है ना उनकी अगर जो है ना उसको मोटिवेट करते हैं और स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट या डिस्करेज नहीं करते। एम्फेसाइज इन टाइम कंप्लीशन ऑफ टास्क, तो इस तरह जोर देते हैं कि जो टास्क हैं उनको टाइम कंप्लीशन हो, वो टास्क टाइम पे कंप्लीट हों। फिर कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस एंड कम्युनिकेट करते हैं और उनसे हाई जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ जो है ना कम्युनिकेशन रखते हैं ताकि कोई स्टूडेंट जो है ना वो जो है वो कॉन्फिडेंस का लूज़ ना हो। और वो रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंट अदर वेज ऑफ लर्निंग, और वो जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है जो है ना डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट लेवल के होते हैं। फिर जो है ना उनके लिए दूसरे वो रास्ते निकालते हैं, स्टूडेंट के लिए ईजी रास्ते निकालते हैं। अब लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शन क्या है, जो स्टूडेंट सेंटर्ड है यानी कि मोस्ट जिसका सेंटर स्टूडेंट है। लर्नर सेंटर स्ट्रक्चर में सबसे पहले लर्नर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर वैलिडेटेड, तो सबसे पहले आप जो है ना जो सीखने वाला है उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस को जो है ना वैलिडेट करते हो, उसको चेक करते हो, उसके मुताबिक उनको जो है ना वो इंस्ट्रक्शन देते हो। कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ रेलिवेंट टू द लर्नर नीड्स एंड इंटरेस्ट, तो सबसे पहले आप लर्नर की देखते हो कि एक 5 क्लास के बच्चे की, एक 10th क्लास के बच्चे की नीड क्या है, उनको क्या सीखना चाहिए माशरे में, किस तरह की लाइफ उनकी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको जो नेक्स्ट लाइफ में हेल्प करेंगी, तो इस तरह का आप कंटेंट उन्हें पढ़ाते हो। लर्नर मेक चॉइसेस अबाउट कंटेंट एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़, तो इसमें क्या होता है कि लर्नर खुद बाज़ औक़ात जो है ना वो चॉइसेस बनाते हैं कि ठीक है वो बताते हैं कि उनका इंटरेस्ट शो दिखाता है टीचर्स को कि वो क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, किस तरह का उनका इंटरेस्ट है। क्लासरूम इंटरेक्शन एंड टास्क रिप्रेजेंट हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड, तो क्लासरूम जो उनका इंटरेक्शन होता है वही उनको जो है ना वो दिखाता है, वही शो करता है कि उनका रियल लाइफ में वो किस तरह जो है ना लैंग्वेज यूज़ करेंगे, किस तरह जो है ना वो अपना इस्तेमाल करेंगे।
किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। लर्नर फर्स्ट लैंग्वेज एंड कल्चर आर व्यूड एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर किस तरह का है, ठीक है। और फिर जो है ना उसकी लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंस रखती है कि लैंग्वेज के हिसाब से जो है ना फिर आप वो उसका हेल्प करते हो लर्निंग में। क्लासरूम टास्क चैलेंज लर्नर्स एंड प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो क्लासरूम टास्क में जो चैलेंज दिए जाते हैं लर्नर्स को, वही प्रमोट करते हैं कि उसकी जो थिंकिंग स्किल्स कैसी हैं, उसका जो ना रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है उसमें। फिर लर्नर्स रिक्वायर स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। तो फिर लर्नर्स को ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी उन्हें दी जाए कि वो या ऐसा असाइनमेंट हो की जाए उन्हें ऐसा असाइन, ताकि जो है ना वो सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि क्लास से बाहर भी सीखना रखें जारी। सेल्फ डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन self-directing, a process in which individual take the initiative without the help of others in diagnosing their learning needs, formulating goals, identify human and material resource and evaluating learning outcomes। तो सेल्फ डायरेक्टिंग ये है कि किसी की हेल्प किए बगैर आप खुद एक इनिशिएटिव लेते हो, अपनी जो है ना अंदर झांकते हो, अपने ज़मीर को जगाते हो और हेल्प करते हो। अपनी हेल्प से जो है ना अपने ही खुद के डायग्नोज करते हो कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपके जो है ना गोल्स क्या हैं आपके। फिर आप ह्यूमन मटेरियल रिसोर्स को करते हो कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उन्हें कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हो, आप उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। और इस तरह जो है ना वो फिर एंड पे आपको लर्निंग आउटकम नताइज मिलते हैं। यानी सेल्फ डायरेक्टिंग यानी खुद को आप डायरेक्शन देते हो कि ठीक है, हाँ मेरे पास ये वसाइल है, मैंने क्या बनना ये है, मेरे पास ये जो है ना वो मैं सीखना ये है उसके लिए। और मैंने जो है ना ह्यूमन जो हमारे टीचर हैं, जो मटेरियल है, जो बुक्स वगैरह हैं, मैं इनको इस तरह जो है ना पढ़ूंगा या इस तरह टीचरों से सवाल करूंगा तो मुझे हेल्प मिलेगी। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, बंदा खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्शन खुद के लिए इंस्ट्रक्शन देता है कि ठीक है हाँ ये करोगे तो मेरा फ़ायदा है। सेल्फ फिर एजुकेशन, अपनी खुद की एजुकेशन करते हो, खुद को एजुकेट करते हो, इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर स्टडी करते हो आप, किसी के जो है ना वो हेल्प नहीं लेते। इंडिविजुअल स्टडी करते हो, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वर्क आप करते हो, खुद का जो है ना फर्दर अपना कोई प्रोजेक्ट लिया फिर उस पर काम किया। सेल्फ टीचिंग, खुद को टीच करते हो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद को डायरेक्टेड करते हो, लर्निंग ऐसे लर्निंग करते हो। कोऑपरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग, कोऑपरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग। आप कोऑपरेटिव में क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप टू अचीव द कॉमन गोल इज कॉल्ड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ऐसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट वर्क करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में ताकि जो है ना वो कॉमन गोल अचीव कर सकें। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के ग्रुप्स में। जब भी कोऑपरेटिव का मतलब मिलजुल के कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ हेल्प करके जो स्मॉल ग्रुप में लोग कॉमन गोल अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बैठ जाएं दीजिए कि हम जो है ना और टीचर को लेके कि हम मैथ को आज जो है ना इम्प्रूव करते हैं, तो वो फिर होगी कोऑपरेटिव लर्निंग, सारे एक ग्रुप बना लें। दिस पर्सपेक्टिव इज करंटली मूविंग फ्रॉम स्कूल इनटू हायर एजुकेशन प्रोमिसेस टू ब्रिंग चेंज ड्रामेटिकली द सोशल अरेंजमेंट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये बहुत मेथड यूज़ हो रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग टीचिंग, यानी टू वे डिस्कशन या इस तरह की जिसमें सब पार्टिसिपेट करें, मिलजुल के काम करें। इस तरह की टीचिंग को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, बड़ा जो है ना वो अब मिलजुल के ग्रुप्स में काम हो रहे हैं। टीचर स्टूडेंट को जो है ना ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट सोशली जो है ना वो चेंजेस ला रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग में होता है क्या, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पे वो पॉजिटिवली डिपेंडेंस होते हैं कि इसमें यह नहीं होता कि एक काम करेगा एक नहीं करेगा, बल्कि सबको मौका दिया जाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन करने का, सबकी एबिलिटीज़ को जो है ना वो यूटिलाइज़ किया जाता है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, हर एक की अकाउंटेबिलिटी होती है, हर एक के काम को चेक किया जाता है, हर एक को अपना आइडिया शेयर करना पड़ता है और काम करना पड़ता है ग्रुप में। ग्रुप प्रोसेसिंग होती है, मिलजुल के कंट्रीब्यूशन करता है हर बंदा, ग्रुप इम्प्रूव करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक दूसरे की और रिफ्लेक्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस, जो इफेक्टिवनेस होता है कि कंट्रीब्यूशन कर रहा है हर बंदा और वो हर बंदा अपना रोल और नई नई चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक बंदे के पास ज़्यादा ही, अगर 5-10 बंदों का ग्रुप है तो 10 चीज़ें न्यू आएंगी, उसमें से 10 आइडियाज़ न्यू आएंगे। इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स जो है ना वो लोगों की इंप्रूव हो रही हैं, स्टूडेंट्स की इंप्रूव हो रही हैं कि उनका बोल चाल, उनका जो है ना डिबेटिंग, उनका डिस्कशन, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। जब आप 10 बंदों के साथ बैठोगे तो गपशप लगाओगे इस तरह, उससे काम की बात करोगे तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा, आपको गोल अचीव करने में लाइफ में आसानी रहेगी। प्रमोटिव इंटरेक्शन को प्रमोट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब टीचर्स रोल क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग में, वो तो हो गया स्टूडेंट्स के दौरान जो बनता है सारा कुछ। दिस पैराडिग्म ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग हैज़ शिफ्टेड द रोल ऑफ टीचर बिकम्स फैसिलिटेटर रेदर देन द लर्निंग अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है कि लेक्चरिंग अथॉरिटी के टीचर एक टीचर से समझ रहे हैं कि एक ऐसा बन गया है कि वो अब फैसिलिटेटर, वो बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है कि हाँ आपको ये चाहिए, ये आप ऐसे करो, ऐसे एक जो है ना स्टूडेंट के पास जा रहा है, वो स्टूडेंट के ग्रुप में जाके उनसे जो है ना उनकी मदद कर रहा है टीचर।
एज कम्पेयर टू के जैसे बेसिकली वो पहले टीचर था कि लेक्चर देता था खड़े होकर स्टूडेंट्स को, अब वो टीचर उनको फैसिलिटेट कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। टीचर्स रोल इज़ एक्सपेंडेड बियॉन्ड द टिपिकल प्रोडक्ट मॉडल ऑफ सिंपली प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एवेलुएटिंग। तो अब टीचरिंग का रोल बड़ा जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया है, काफ़ी फैल गया है, क्योंकि पहले ये था कि टीचर ने सिर्फ एवेलुएट करना था, स्टूडेंट ने सीखा है नहीं, और सिर्फ प्रेजेंट करना था जो उसके मॉडल थे या जो उसका टॉपिक होता था। लेकिन अब जो है ना टीचर जो है ना वो जाके स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है। नाउ द टीचर्स मेन रोल इज़ टू फैसिलिटेट टू सेट टास्क फॉर द ग्रुप्स एंड गाइड द ग्रुप टू वर्ड कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। तो अब टीचर का जो मेन रोल है वो उनको गाइड कर रहा है कि आपने एक दूसरे पे इस तरह डिपेंड करना है, एक दूसरे को इस तरह हेल्प करना है, कॉपरेशन करना है और इंटरडिपेंड एक दूसरे पे डिपेंड करना है, लेकिन जो है ना काम अपना अपना भी करना है। कम्युनिकेशन थ्योरी में है क्या, सबसे पहले सेंडर है, सेंडर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैसेज दे रहा है, मैसेज आगे चैनल्स के थ्रू जा रहा है मैसेज, और आगे रिसीवर जो है ना उसको डी कोड करके उस मैसेज को पढ़ रहा है। ठीक है, सेंडर मैसेज जो सेंडर ने भेजा वो एक कोडेड मैसेज था, मैसेज चैनल के थ्रू आगे गया, उसको डी कोड हुआ और वो रिसीवर ने पढ़ा। तो उसमें बैरियर या नॉइस हो सकता है, चैनल जिसको कहते हैं आप। तो ये जो है ना सेंडर ने जो है ना वो मैसेज भेजा, तो उसने उसका रिस्पॉन्स जब आया तो वो एक फीडबैक था। ठीक है, अब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में व्हाट डज कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, कल्चर इंक्लूड द बिहेवियर आइडियाज़ एंड बिलीव्स शेयर्ड बाय इंडिविजुअल विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल में जो बिहेवियर या आइडिया या जो बिलीव्स होते हैं उसको कहते हैं कल्चर, कि ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। तो इस तरह लोग डिसाइड करते हैं कि तुम कल्चर के ख़िलाफ़ कर रही हो, तुम ये चीज़ें जो होती हैं हमारे कल्चर में होती हैं। दिस ग्रुप कैन बी बेस्ड अराउंड एज, अथेंटिसिटी और सोशल स्टैंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि एथनिसिटी यानी एथिकल्स वगैरह या एज जो है वो इस एज के बच्चे ये करते हैं वो करते हैं, इस तरह के जो है ना कुछ कल्चर जो होते हैं वो आइडियाज़ कुछ जो होते हैं बिलीव्स होते हैं, यकीन रखा जाता है कि ठीक है जी बच्चा 12 साल का हो गया मुस्लिम कम्युनिटी में तो उसको नमाज़ पढ़नी चाहिए, 11 साल का हो गया अब उसको मार के नमाज़ पढ़ो। तो इस तरह की जो चीज़ें डेवलप होती हैं, फिर वो है जो है ना किस तरह के आपने कपड़े या ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिहेवियर आप किस तरह का शो करते हो, आपके बिलीव्स होते हैं कि ठीक है जी ये इन चीज़ों में बंदा महज़ब लगता है, इन चीज़ों में अच्छा लगता है। कल्चर इज़ लर्ड एंड इट इंक्लूड्स लैंग्वेज वैल्यूज़ नॉर्म्स एंड कस्टम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो इसमें आप क्या क्या है कल्चर में, कि सबसे पहले लैंग्वेज वहाँ की कैसी है, वहाँ वैल्यूज़ कैसी हैं, कि ठीक है ये अच्छी वैल्यू है ये बुरी वैल्यू, नॉर्म्स वहाँ के जो है ना वो रूल्स क्या हैं, फिर कस्टम्स उसके वहाँ के कस्टम्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में क्या है कि द डिसीजन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान विल बी डिफरेंट अदर कंट्रीज हैविंग वेरी डिफरेंट पॉलिटिक्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर लॉज हिस्ट्रीज कल्चर्स एंड एजुकेशन सिस्टम टू नेम ओनली अ फ्यू फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो ये क्या है कि जो है ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो हर कंट्री का अलग से काम करता है, उसका अलग ही एक जो है ना वो तरतीब अलग ही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो मोस्ट जो है ना लेकिन एजुकेशन में की पॉलिसियाँ बनाने में जो है ना वो गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स का बड़ा जो है ना रोल होता है, पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स स्टेबल है कि नहीं, तो ये बड़ा रोल है। स्टेबल पॉलिटिक्स ही जो है ना वो मुल्क में अमन, हर इंस्टीट्यूशन में हर जो डिपार्टमेंट में है वो अमन और वो जो है वो बेटरमेंट ला सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करती है, अगर गवर्नमेंट बजट कम देती है ज़्यादा देती है, टीचरों को पे कितनी देती है, ये टैक्सेशन कितना लगाती है टीचरों पे या जो है ना वो इदारों पे, या स्टूडेंट से फ़ीस कितनी डिमांड करती है, फिर ये भी पॉलिटिकल फैक्टर है, ये भी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडें स्कूल वगैरह का जो है ना डेवलपमेंट, अदारों की जो है ना उनकी जो चीज़ें प्रोवाइड करना, उनका स्ट्रक्चर सही करना, ये सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है। इनहेंसिंग स्किल्स को जो है ना वो इन्हेंस करना, टीचरों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना, स्टूडेंट की मोटिवेशन के लिए जो है ना एक एक्सपर्ट टीचर्स प्रोवाइड करना, मेंबरशिप ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, तो दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ आपकी जो है ना रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सब की सियासत ही कर सकती है। ये यानी ऊपर लेवल के जो काम है ये सियासत के अंडर होते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस टीचिंग, अब जो फैक्टर इन टीचिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पर प्रिंसिपल अफेक्ट्स एवरीथिंग इन द स्कूल मोटिवेशन। तो जो प्रिंसिपल इफेक्ट है वो स्कूल में जो है ना हर चीज़ मोटिवेशन इन द स्कूल मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करती है। पॉलिटिक्स इधर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जो सियासत है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उनकी पॉलिसियाँ कैसी हैं, वो वाकया में लॉयल हैं या नहीं। इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन बड़े मैटर करती हैं कि इकनॉमी कैसी है, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन जो है ना वो कैसी हैं।
किसी टीचर को वो कितना जो है ना आज़ाद दे रहे हैं, जो है वो कितनी आज़ादी दे रहे हैं, किसी ऑटोनोमस है वो टीचर अपनी मदद से कोई अपनी जो है ना है खुद मुख्तारी से काम कर सकता है। अब फैक्टर जो टीचिंग के पर्सनल फैक्टर के, वो पर्सनल बंदा कैसा है टीचर, हाँ वो जो है ना कोई वर्सटाइल पर्सन है, उसकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, स्किल्स कैसी हैं, ये बड़ा डिपेंड करता है। उसके पर्सनल जो फैक्टर होते हैं कि वो उसकी टीचिंग को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो बहुत गुस्से वाला है तो वो फिर रूड बिहेवियर वो इस तरह शो करेगा, लेकिन कुछ जो होता है वो ये बड़ा डिपेंड करता है। फिर क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, कभी कभी क्लासरूम का एनवायरनमेंट देखना पड़ता है कि हाँ इर्द गिर्द उसका एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के ठीक है, और अगर बिल्डिंग वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर स्टूडेंट देखे जाते हैं कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है टूवर्ड टीचर और टूवर्ड टीचिंग, टूवर्ड लर्निंग। तो फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं कि टीचर का सोशियो इकोनॉमिक जो है ना वो स्टेटस कैसा है, कि टीचर मोस्ट टीचर जो हैं वो गरीब हैं या इस तरह, तो वो फिर जो है ना ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। स्टूडेंट बिहेवियर मैटर करता है कि टीचर के लिए। फिर टीचर में जो है ना वो भी टीचर देखता है कि स्टूडेंट कैसे बिहेव करते हैं उसके साथ। एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है ना वो रिवॉर्ड इंसेंटिव्स के वो ठीक है, उसको बोनस मिलता है, उसकी पे में इंक्रीमेंट लग रहा है, ये भी बड़ा मोटिवेट करता है टीचर को। इंटरप्ले विद वैल्यू एजुकेशन एंड टीचिंग प्रोफेशन। Two questions seeking answer in order to address the problem of determine the impact of teacher values on teaching in general and values education in particular। तो दो वो कहता है कि सवाल हैं जो ये बहुत ज़्यादा डिटरमिन किए जाते हैं कि कैसे जो है ना वो टीचिंग प्रोफेशन में जनरल वैल्यूज़ वगैरह जो है ना वो हिस्सा लेती हैं। इज़ इफेक्टिव टीचिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जनरल सेट ऑफ टीचर पर्सनल वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म टीचर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। तो कहता है कि क्या ये इफ़ेक्टिव टीचिंग का ही एक्सप्रेशन है कि एक टीचर के जो है ना कुछ पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं जो उसे इन्फॉर्म करती हैं कि उसका बिहेवियर और स्टूडेंट्स का साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। दूसरा ये कि आर देयर स्पेसिफिक टीचर वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म क्वालिटी वैल्यूज़ एजुकेशन की। टीचर की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जो जिसकी वजह से एजुकेशन की जो क्वालिटी वैल्यूज़ है वो ठीक होती है। तो ऐसा ही है। सबसे पहले तो हाँ पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं जो टीचर को हेल्प करती हैं, इन्फॉर्म करती हैं कि उसका बिहेवियर और उसकी रिलेशनशिप जो है ना वो कहते हैं ना मॉरल होती है, वो मोरालिटी होनी चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा गुड बिहेवियर है, कौन सा बैड बिहेवियर है, उस लिहाज से उसको खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। दूसरा ये कि हाँ टीचर की जो वैल्यूज़ हैं वही इन्फॉर्म करती हैं क्वालिटी वैल्यू एजुकेशन को। तो इसमें टीचर की स्किल्स की वगैरह सब कुछ मैटर करता है। अब रियलनेस दिस इंक्लूड द टीचर बीइंग हिमसेल्फ विदाउट प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्लासरूम आइडेंटिटी। तो टीचर जो है ना खुद को रियल जो है ना वो अपना फेस दिखाए कि वो हकीकी जो उसका फेस है हकीकत में वो ऐसा है। मे बी एंथुसियास्टिक हो, पुरजोश हो, अनइंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, इनोवेट, सिंपैट्रिक एंड सेंसिटिव। तो ये सारी जो है ना उसकी जो हकीकी है वो रियलनेस बड़ी मैटर करती है कि वो हकीकत में कैसा है। ये नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है या टीचिंग अच्छा टीचर बनने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना वो कर रहा है, बल्कि उसकी रियलनेस कैसी है, वो मोटिवेटेड है, वो डीमोटिवेटेड है, वो ठीक है, लव है, उसे अपने प्रोफेशन से इंटरेस्टेड है, नॉन इंटरेस्टेड है, because they accept these feelings as his or her own, she or he has no need to enforce them। तो ये वो फीलिंग्स होती हैं उसकी जिन्हें वो एक्सेप्ट करती है, माशरा भी एक्सेप्ट करता है और उन्हें वो जो है वो इन्फोर्स करता है ताकि अप्लाई करता है ऐसे आगे चीज़ें। प्रेजिंग एक्सेप्टिंग ट्रस्ट द दिस कंपेरिज द टीचर वे ऑफ रिकग्नाइजिंग एंड एक्नॉलेजिंग हिज स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये टीचर को रिकग्नाइज़ करती हैं और उसको उसके स्टूडेंट जो होते हैं उसे एक्नॉलेज करते हैं, उसको पहचान करते हैं। रिकग्निशन शुड बी इन द वे दैट इट मे नॉट डिस्करेज द स्टूडेंट वाइल इनकरेजिंग वन इन फ्रंट ऑफ क्लास। तो ये ऐसी भी नहीं होनी चाहिए रिकग्निशन टीचर की कि ठीक है एक को मोटिवेट करने के बजाय आप जो है ना दो और को डीमोटिवेट कर दो, डिस्करेज कर दो, ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद फॉर दैट पर्पज़ प्राइवेट रिकग्निशन इज़ इनकरेज एज कम्पेयर टू पब्लिक रिकग्निशन। तो आपकी प्राइवेट जो पर्सनल जो रिकग्निशन है वो भी बड़ी ज़रूरी है कि आप खुद कैसे हो, ये चीज़ शो करती है आपकी जो है ना वो अंदर जब से आप जब बोलोगे तो वो आपका जो ओरिजिनल फीलिंग्स है वो शो करती है। केयरिंग फॉर देम इन सच ए वे दैट देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर अफर्मेंट। तो इतना केयर भी इस लिहाज से करनी चाहिए कि उनकी फीलिंग और ओपिनियन जो है ना वो कोई अफर्म ना हो। अब एम्पैथिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्या है, दिस कंटेन्स द टीचर क्वालिटी टू डेमोन्स्ट्रेट ए सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ही स्टूडेंट परसीव एंड फील्स अबाउट लर्निंग। तो एम्पैथी है कि आप वो टीचर की क्वालिटी होती है कि वो उस तरीके से जो डेमोन्स्ट्रेट सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग कि वो सेंस कर लेता है कि उसके स्टूडेंट जो है ना वो क्या लर्निंग के बारे में फ़ील कर रहे हैं। तो वो फिर वर्ड को देखता है और मेंटल में एम्पैथी लेता है, अंडरस्टैंड करता है उनकी फीलिंग को, फिर अप्रिशिएट करता है उन्हें ह्यूमन बीइंग या फिर उनसे कम्युनिकेट करता है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ये सारी चीज़ें करता है। तो फुली फंक्शनिंग पर्सन, आप क्या, दिस इन्वॉल्व टीचर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग देमसेल्फ बाय being open to their feelings and evidence from all sources and by discovering that they are soundly and realistically social। तो ये इन्वॉल्व है कि टीचर का जो प्रोसेस है वो कैसे टीचर जो है ना वो अपनी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करता है, अपनी फीलिंग को जो है ना एक्सप्रेस करता है, और उसके एविडेंस और उसकी डिस्कवरी ही सॉन्डली हमें जो है ना रियलिस्टिक सोशल बनाती है। अब फुली फंक्शनिंग पर्सन में क्या है, एक्सटेंशनल लिविंग है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस शेयर करना, ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिज्म एक ट्रस्टिंग होना, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो एक्सपेरियंशियल फ्रीडम, उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम हो, क्रिएटिविटी, टीचर जो है ना वो क्रिएटिव हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो करते हैं। डिज़ायरेबल टीचर वैल्यूज़, 10 स्किल्स फॉर मॉडर्न टीचर क्या होनी चाहिए, और जो है ना सबसे नंबर 1 पे है कमिटमेंट, टीचर कमिटमेंट का पक्का हो, ठीक है, जो उसने कमिटमेंट की उसको वो पूरा करे। प्रिपरेशन, प्रिपेयर हो वो, इस टीचर आपने जो है ना प्रोफेशन के लिए, अपने लेसन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, टीचर और ख़ुद भी ऑर्गेनाइज हो और ऑर्गेनाइज रखना भी जानता हो। टॉलरेंस, टीचर में टॉलरेंस हो, वो जो है ना बर्दाश्त करने की सालियत हो, वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को टैकल करने की। स्टोरी टेलिंग उसे चाहता हो। ओपन फॉर क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन कहे कि क्वेश्चन किसी ने करना है या हेल्प करे क्वेश्चन में, वो ओपन हो, यानी कोई पाबंदी ना हो। इनोवेटिव हो, नई नई चीज़ें जो है ना वो क्रिएटिव हो, नई नई चीज़ें क्रिएट करना जानता हो, बिल्कुल जो है ना ईजाद करे। फिर टेक्निकली जो है ना वो इंथोजिस्ट हो, पुरजोश हो, उसमें जो है ना वो एक वलवला, जोश और जज्बा हो। सोशल हो, वो उसका दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन, और गीक हो। ट्रेड अप्रोच, अब ट्रेड अप्रोच क्या था, ट्रेड अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द व्यू दैट वैल्यूज एजुकेशन शुड कंप्राइज प्री डिटर्मिन ट्रेड्स और क्वालिटीज़ दैट कैन बी टॉट। तो ऐसी ट्रेड्स ऐसी होती हैं कि आपको जो जेनेटिकली आप में जो खासियतें होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स आपकी होती हैं, वो आप बड़ा मैटर करती हैं। ट्रेड अप्रोच एक थ्योरी है, आइडेंटिफाई पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग ए कंटिन्यूम। तो एक कंटिन्यूली जो है ना एक पर्सन में जो रिप्रेजेंट होती हैं उसकी करेक्टरिस्टिक, वो उसकी ट्रेड कहलाती हैं। ट्रेड कैटेगरीज पीपल अकॉर्डिंग टू डिग्री टू विच दे मैनिफेस्ट ए पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक। तो एक ट्रेड एक ऐसी है कि उसके लिहाज से लोगों को कैटेगराइज किया जाता है कि किस डिग्री तक वो जो है ना मैनिफेस्ट हैं एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक को लेके। अजम्पशन, पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशन। तो वो जो है ना अजम्पशन ये होते हैं कि पर्सनैलिटी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो रिलेटिवली स्टेबल हो जाती हैं टाइम के साथ, और जो है ना उनमें चेंजिंग भी आ जाती है, आप जो है ना वो कुछ चीज़ें बेटर कर लेते हो जो है ना इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंटल जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव बिकॉज इट्स बेसिस वैल्यूज़ एजुकेशन लाइक इंटेलेक्चुअल एजुकेशन ऑन द एक्टिव थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट अबाउट वैल्यूज़। तो ये जो मेंटली जो बंदे की उसकी सालियत कैसे हैं, वो डेवलप कैसे हुआ है, उसकी कॉग्निटिव, क्योंकि वो ज़हनी सालियतें हैं, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो सालियतें हैं, ऑन द एक्टिव थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट अबाउट वैल्यू, के स्टूडेंट की वैल्यूज़ क्या हैं, स्टूडेंट की वैल्यूज़ के बारे में सोच क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में आती हैं, कोग्निटिव स्किल्स में आती हैं। तो इट इज़ डेवलपमेंटल बिकॉज इट व्यूज वैल्यूज़ एजुकेशन एज द मूवमेंट थ्रू स्टेजेस। तो ये एक जो है ना डेवलपमेंटल स्टेज है, क्योंकि हाँ, आस्ता आस्ता जो है ना बंदा मेंटली डेवलप होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें बॉडी में आस्ता आस्ता उसके मेंटल में डेवलप हो जाती हैं, इंटेलेक्चुअल में, उसकी जानत में, तो वो वैल्यूज़ फिर जो है ना देना शुरू कर देता है एजुकेशन को। दीज स्टेजेस डिफाइन ए पर्सन फाइंड्स वैल्यूएबल हाउ ही डिफाइंस द वैल्यू। तो पर्सन जो है ना उसकी हर पर्सन के लिहाज से अलग चीज़ों की अलग वैल्यू होती है, कि वो सबसे पहले तो अपने लिहाज से जज करता है कि कौन सी चीज़ उसके नज़दीक वैल्यूएबल है, फिर उस लिहाज से वो चीज़ की वैल्यू की डेफिनेशन करता है, एंड वाई ही फाइंड इट्स वैल्यूएबल। फिर वो सोचता है कि उसे क्यों ये वैल्यूएबल लग रही है, क्यों इसकी वैल्यू है उसके नज़दीक। द रीज़न ही गेव्स फॉर वैल्यूइंग इट, और फिर वो एक रीज़न देता है कि उसे क्यों ये चीज़ वैल्यूएबल लगती है। अब रोल प्लेज में क्या है, इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे के साथ जो है ना उसके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, स्किल्स होती हैं कि वो जो है ना इंटरपर्सनल जो है ना उसके अपने अंदर जो है ना वो एक स्किल्स होती हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल स्किल, तो इंटरपर्सनल स्किल जो होती है ना वो उसके अपने जो है ना साथ अपनी स्किल्स होती हैं, अपने क्रिएटिविटी, अपना जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी देखी जाती हैं, वो बोल चाल चलता कैसा है, उसकी चाल चलन कैसे है, वो बोल चाल में कैसा है, बुलाने में दूसरों के, ठीक है, फिर बात करने में, कम्युनिकेट करने में, रिफ्लेक्टिव सोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन,
कन्फ्लिक्ट को जो है ना कोई आपस में जो है ना वो जो चल रही है या होते हैं छोटे छोटे मामला, छोटे छोटे इश्यूज़, उनको वो कैसे सॉल्व करता है। डेवलपिंग इनसाइट, अपने अंदर से जो है ना वो इनसाइट डेवलप करता है कि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो जो है ना प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, चीज़ों को जो है ना वो खुद सीख सकता है, अडॉप्ट कर सकता है और उनमें जो है वो उससे महारत हासिल कर सकता है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसा है उसका, ग्रुप वो कैसे जो है ना वो एक ग्रुप में कैसे डिसीजन करता है, कैसे मेक करता है। तो वो वन क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।